23 अप्रैल 1986 जब हैदराबाद के एक तेलुगु परिवार में नाग अश्विन रेड्डी का जन्म हुआ था, तब तक बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन 44 साल के थे और 10 साल के ग्लैमरस स्टारडम को छोड़कर फिल्मी दुनिया से लगभग संन्यास ले चुके थे और अब उन्हें राजनीति की हवा भी रास नहीं आ रही थी। तब शायद अमिताभ बच्चन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि करीब 4 दशक बाद 81 साल की उम्र में जब फिल्मों के ज़्यादातर बड़े सितारे भी जुगनू बन जाते हैं, उनकी चमक कुछ इस कदर लौटेगी कि दुनिया बोल उठेगी, अश्वत्थामा ही नहीं, अमिताभ बच्चन भी जिंदा है। मैं पहचानूंगा। हर हालत में रोकना ही होगा। और अमिताभ को इस नए लीजेंड अवतार में लाने वाला डायरेक्टर उनकी आधी उम्र से भी छोटा है। दोस्तों, आज हम आपके सामने ला रहे हैं उस डायरेक्टर को जिसने अपनी दूसरी ही फिल्म से नेशनल अवार्ड जीता था और तीसरी फिल्म ने तो दुनिया का दिल और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड जीत लिए हैं। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे। इतनी कम उम्र में ही उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि अब तक के सबसे महंगे और धमाकेदार डायरेक्टरों में शुमार राजमौली और राम गोपाल वर्मा उसकी फिल्मों में गेस्ट रोल कर रहे हैं, जिसे डायरेक्टर ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कहा जा रहा है। जी हाँ, 5 साल पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट के यानी कल्कि 2898 AD के डायरेक्टर नाग अश्विन, जिन्होंने समय चक्र के तीनों रूपों अतीत, वर्तमान और भविष्य को सिनेमा के रुपहले पर्दे पर इतनी मास्टरी से इंटीग्रेट किया है कि अब हॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर भी उन्हें डिनर की दावत देने लगे हैं। भगवान एक ही, सुप्रीम यस के। दोस्तों, भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म कही जाने वाली कल्कि 2898 AD 15 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड करीब 1000 करोड़ रुपए कमा चुकी है और बॉलीवुड की ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इसके सीक्वल यानी दूसरे पार्ट का भी ऐलान हो चुका है और अब सबकी निगाहें नाग अश्विन के नए प्रोजेक्ट्स पर हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 10 साल पहले तक नाग अश्विन का फिल्मों से कोई रिश्ता नहीं था। उनके माता पिता और छोटी बहन डॉक्टर हैं और उन्हें भी डॉक्टर बनाने की ही तैयारी चल रही थी। लेकिन मनोरंजन के लिए फिक्शन और फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले अश्विन ने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लिया। उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। साल 1915 में फिल्म एवड़े सुब्रमण्यम से डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले अश्विन को तब टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही कोई नहीं जानता था। फिल्म तो नहीं चली लेकिन उनका काम सराहा गया। उसके बाद आई सुपरस्टार सावित्री की बायोपिक महानती। ये नाग अश्विन की दूसरी फिल्म थी और इसने क्रिटिक्स को बता दिया कि पीरियोडिक फिल्मों को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। इस फिल्म को बेस्ट तेलुगु फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन नाग अश्विन की माने तो वह पास्ट से ज़्यादा फ्यूचर में दिलचस्पी रखते थे। हॉलीवुड की 2 फिल्मों गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी और स्टार वार्स देखने के बाद ही उनके मन में प्रोजेक्ट के का पहला ख्याल आया। इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी, कहते हैं कि ऊपर पानी है। नाग अश्विन ने जब पहली बार फिल्म की स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को सुनाई और उनका रोल बताया तो उन्होंने एक झटके में ही हाँ कर दी थी। प्रभास पहले ही बाहुबली से लीजेंड्स के इमेज में फबते आए हैं, उनके इनकार का तो सवाल ही नहीं था। जब अश्विन से पूछा गया कि इतने सीनियर एक्टर्स को उन्होंने कैसे हैंडल किया तो उनका कहना था कि जितनी मेरी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा तो अमिताभ सर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहीं भी डायरेक्ट करने का मौका नहीं दिया। वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि एक एक बारीक चीज़ को हमारे कहने से पहले ही खुद करके दिखा देते थे। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बची है? नाग अश्विन के काम की इसलिए भी तारीफ हो रही है कि धार्मिक विषय को साइंस और फिक्शन के साथ पेश करना बड़ा ही जोखिम भरा काम है। दोस्तों, आदि पुरुष की असफलता के बाद तो बहुत से डायरेक्टर ऐसे सब्जेक्ट को छूने से भी डरने लगे थे, लेकिन अश्विन ने बड़ी ही सेंसिबिलिटी के साथ एक एक प्लॉट, एक एक इवेंट और एक एक कैरेक्टर को छुआ है।
मसलन उन्होंने महाभारत वाले दृश्य में पूरा वृत्तांत दिखाते हुए भी भगवान कृष्ण का चेहरा नहीं दिखाया है और यह कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। कई डायरेक्टर्स ने इस सिनेमेटोग्राफी की काफी तारीफ की है। इसी तरह देखें तो फिल्म में सेंट्रल आइडिया तो कल्कि अवतार का है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही एक साइंटिफिक फिक्शन ड्रामा बुनने की कोशिश की गई है। मल्टी लैंग्वेज फिल्म होने के चलते इसके कलाकार भी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हर इंडस्ट्री से लिए गए हैं और इससे एक अलग तरह का ही लिंगुअल विजुअल टेस्ट बना है। अपनी इस फिल्म के साथ नाग अश्विन ने कई सोशियो पॉलिटिकल संगठनों का भी ध्यान खींचा है और उनके हिंदू मैथोलॉजिकल व्यू की काफ़ी तारीफ हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अश्विन का अगला प्रोजेक्ट भी महाभारत के ही किसी प्रसंग से जुड़ा होगा और निश्चित तौर पर वह धार्मिक चित्रण न होकर मनोरंजन के वास्ते एक साई-फाई ही होगा। हालिया इंटरव्यू में नाग अश्विन ने यह खुलासा तो किया है कि कल्कि पार्ट 2 में प्रभास और कमल हासन का रोल पहले के मुकाबले ज़्यादा अहम है, लेकिन अमिताभ को लेकर उन्होंने सीक्रेट कायम रखी है। हालांकि फिल्म देखने के बाद यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अमिताभ का रोल और काम दोनों खत्म नहीं हुआ है। यह फिल्म कल्कि अवतार होने से पहले ही खत्म हो जाती है और चूंकि अश्वत्थामा इसी काम के लिए आगे आए हैं, ऐसे में सिक्वल में भी उनका धमाल जारी रहेगा। बेहद अजीम और खास, अपने पुरखों का असली हूँ। दोस्तों बताते चलें कि हॉलीवुड की कई फिल्मों ने हिंदू मैथोलॉजी खासकर लेजेंडरी कैरेक्टर्स से इंस्पायर होकर कई एपोकैलिप्टिक फिल्में बनाई हैं और रिकॉर्ड कमाई भी की है। नाग अश्विन की उपलब्धि यही है कि उन्होंने अपने लीजेंड्स को एंटरटेनमेंट हॉरिजॉन में एक्सप्लोर करने की नई राह दिखाई है। अब शुरू होगा युद्ध। देखते हैं उनकी कोशिश कहां तक जाती है और आपको इस तरह की कितनी मनोरंजक फिल्में देखने को मिलती हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए दोस्तों। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। एक अच्छा शिकारी शिकार से पहले सबसे ऊंचे टीले पर जाकर अपनी जगह बनाता है।